कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एकदम से ग्रो नहीं कर पाते हैं, माँ परेशान हो जाती हैं कि फीड भी कर रहा है बच्चा, धीरे धीरे जब 6 मंथ का हुआ तो उसको सैरेलेक्स वगैरह लोग देना शुरू कर देते हैं, बट अब तो सैरेलेक्स से भी लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि उसमें कहते हैं शुगर बहुत ज़्यादा है। तो एक बच्चे को हेल्दी डाइट क्या दी जाए जिससे वो अच्छा ग्रो करने लगे? हमने बचपन में सबने पढ़ा है प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो इसलिए बच्चों को भी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी जो भी डाइट है, चाहे हम फूड्स की फॉर्म में या फिर ये जैसे सेरेलैक वगैरह आप बता रहे हो, ये सब बहुत आसानी से घर पे भी बन जाते हैं। तो चाहे घर पे हम वो सेरेलैक बनाए या जो भी बच्चे को पसंद है उस तरह से हम उनको उनकी मील्स को बना के दे सकते हैं। अब बच्चों के केस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि बच्चों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि छोटे बच्चे उनको जंक ज़्यादा पसंद आता है या फिर वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, कैंडीज़, आइसक्रीम। तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे बच्चे की चॉइसेस कैसी हैं। और सो मेरा ये बिलीफ है कि जो बच्चे की चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि पेरेंट्स की चॉइसेस क्या हैं। अगर पेरेंट्स हेल्दी खाएंगे तो बच्चे भी हेल्दी खाएंगे। अगर पेरेंट्स खुद बाहर से ऑर्डर जोमेटो स्विगी कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी खाए, तो वो आप ही का बच्चा है। पेरेंट्स को सुधरना है। हाँ, तो आप जैसा मील लोगे वैसा ही आपका बच्चा भी आप ही को देखकर सीखेगा। आप भी बैलेंस्ड, हेल्दी, घर का सादा सिंपल देसी खाना लो, वो भी आपको देखकर वही खाएगा। आप भी अगर हफ्ते में एक बार अपने आप को ट्रीट करोगे, बाहर जाके खाओगे, तो वो भी यही सीखेगा। बाकी यस, बैलेंस्ड मील होना चाहिए बच्चों को। जितना हम बहुत इनफैक्ट मैं आजकल देखती हूँ बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ दिखाते हैं। वो वेजिटेबल्स के स्टिक्स बना के, कैरेट के, क्यूकम्बर्स के, साथ में हेल्दी डिप्स होते हैं, योगर्ट, हंकर्ड के, उस तरह से उनको प्लेफुल कलरफुल खाना बना के उनको सर्व किया जाए। अगर आपको अपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाने हैं तो सिंपल, अगर आप उसको एक एप्पल पकड़ा दोगे तो शायद उसको मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। आप फ्रूट्स के को इस तरह से कट करके उनको स्क्यूअर्स में डाल के उनको कलरफुल सा बना के, एक ग्रेप लगा दिया, एक एप्पल का स्लाइस लगा दिया, पाइनएप्पल लगा दिया, उसको कैंडी बना कर दो तो बच्चा भी इंजॉय करेगा। तो थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा उन हेल्दी फूड्स को इंजॉय करे। तो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं कि आपको किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। गुंजन जी, मुझे अब ये बताइए, आप काफ़ी सारे सेलेब से मिलती हैं, मिल चुकी हैं, सोनम बाजवा जी से भी आप मिली, वो सब लोगों की क्रश बनी ही हुई है। आपसे ये पूछना है, मुझे जानना है कि ये लोग जो सेलेब्स होते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हम सब लोगों के लिए मेंटेन करना। क्या मोटिवेशन उनको मिलता है? क्या मूवीज़ का मोटिवेशन रहता है? क्या रहता है कि डायरेक्टर ने बोल दिया ये करना है तो यही करना है? कैसे मोटिवेट रहते हैं? एक रीज़न तो ये होता है कि उनकी मूवीज़ होती हैं तो उनको एक सर्टेन डाइट फॉलो करनी होती है, और वो उनका मोटिवेशन ये होता है कि मेरी मूवी है एंड दे वांट टू लुक एट देयर बेस्ट, दे वांट टू गिव देयर 100%, और इस वजह से वो अपनी डाइट मेंटेन करते हैं। तो उनके पास जो रीज़न है, वो कहते हैं ना, आप हर चीज़ के पीछे आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है आपको ये। आपको हेल्दी होना है तो क्यों होना है, वेट लूज़ करना है तो क्यों करना है। तो उनका जो वाई है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ऐसा दिखना है मूवी में, तो वो तो रीज़न है ही। उसके अलावा हाँ, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं और वो इतने लकी होते हैं कि उनके पास, खैर उन्होंने दे हैव वर्क टुवर्ड्स इट, कि उनके पास उनके पर्सनल गाइड होते हैं, कोचेस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी हैं वो ये है कि जैसे वो अपने वाटर इंटेक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं आज तक जितने सेलिब्रिटीज़ से मिली हूँ, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी पानी की बॉटल साथ में कैरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देयर इज़ ऑलवेज अ बॉटल ऑफ वाटर विद देम, जितने भी सेलिब्रिटीज़ से मैं मिलती हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है जब एक बार मैंने शूट किया था आज से कुछ 3-4 साल पहले दीपिका पादुकोण के साथ, एंड उनके जो भी असिस्टेंट थी साथ में, उनकी वाटर बॉटल, एक डिटॉक्स वाटर और कुछ नट्स, और वो सारी चीज़ें साथ में कैरी की हुई थी, और वो इंश्योर कर रही थी कि दीपिका को मुझे एवरी नाउ एंड देन ये सब चीज़ें देनी है। अब यहाँ पर ये लोग एक्सक्यूज़ भी बना सकते हैं कि उनके पास तो हेल्प है, बट हम इस पे फोकस करें कि हमारे कंट्रोल में क्या है। दीपिका ओवरनाइट दीपिका नहीं बनी, वो मेहनत से बनी है, तो वो पहले खुद से भी ऐसे करती होंगी। तो आज हम ये देखें हमारे कंट्रोल में क्या है, हम भी अपने पानी के इनटेक को, अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को जितना हम कर सकते हैं हम उतना ज़रूर करें। मैम, आपने केरला के लोगों को देखा होगा, उनके बारे में पता भी होगा, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। चाहे उनकी हम हेल्थ को लेकर बात कर लें, बालों को लेकर बात करें, एकदम ना फिट रहते हैं वो हर तरीके से। जी, अगर 80 की भी एज है तब भी नहीं लगता वो लोग 80 की एज में जा चुके हैं। तो क्या राज है केरला के लोगों को जो इतना फिट रहते हैं वो?
थोड़ा थोड़ा अब ये चीज़ बदल रही है वैसे। फिटनेस की अगर बात करें तो उनमें भी वो ओबेसिटी और वो सब इश्यूज आ रहे हैं, बट हाँ अगर मैं कंपेयर करूं साउथ इंडिया के लोगों को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, तो यस वहाँ पर थोड़ा फिटनेस का इंक्लिनेशन ज़्यादा है। और मैं कहूँगी कि इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट सो बेसिकली जो हमारी हेल्थ है ना, हमें लगता है कि शायद सिर्फ हमारी डाइट और हमारे एक्शंस पे डिपेंड करती है, मगर इसके ना पीछे की एक स्टोरी है जो हम लोग नहीं देखते। मैं बीइंग अ हेल्थ कोच क्योंकि इसके बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं ये शेयर कर सकती हूँ, हमारी ऑडियंस भी आई एम श्योर रिलेट कर पाएगी इस बात के साथ कि हमारे जो हेल्थ के बिहेवियर होते हैं। हेल्थ बिहेवियर क्या होता है? हेल्थ बिहेवियर यानी कि मैं किस तरह का खाना चूज़ करूँगी। मैं ग्रोसरी स्टोर में जा रही हूँ तो मैं क्या पिक करूँगी, ये मेरा एक बिहेवियर है। मैं हेल्दी फूड उठा रही हूँ या जंक फूड उठा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ या योगा कर रही हूँ, ये भी मेरा एक बिहेवियर है कि व्हाट डू आई चूज़। मैं मॉर्निंग में उठ के जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ या सो रही हूँ, ये भी एक तो ये जो सारे मेरे हेल्थ बिहेवियर्स हैं ये डिपेंड करते हैं मेरे सोशल फैक्टर्स पे भी। ओके। सो सोशल फैक्टर्स क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, मेरी कम्युनिटी कैसी है। Okay. अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जो सब लोग सुबह उठ के रनिंग करते हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं भी सुबह उठ के मुझे लगेगा कि मेरे को भी आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ देम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर फैमिली। अगर हमारे घर में सब लोग हेल्दी खा रहे हैं, मैं ऑटोमेटिकली हेल्दी खाऊंगी। मेरे घर में सब लोग जंक खा रहे हैं, मेरी इंक्लिनेशन जंक की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, तो अगर हम जैसे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ का मे बी वो सोशियो इकोनॉमिक्स ऐसे बने हुए हैं कि सब लोगों ने नारियल तेल ही यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे मिल नारियल तेल रहा है, वहाँ पे उग नारियल रहा है, उनके लिए वो अवेलेबल है, चीप है, एक्सेसिबल है। अब मेरे को नारियल तेल लेना हो तो शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा जाकर, उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन है, राइट। तो सिमिलरली अगर वहाँ का मौसम अच्छा रहता है तो लोग पैदल चल पाएंगे बाहर। हम दिल्ली में बाहर पैदल चलने का सोच ही नहीं सकते। तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों केरला के लोग अगर थोड़े हेल्दी हैं ज़्यादा, तो क्या रीज़न है उसके पीछे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ पर भी रहते हो अपनी पूरी कम्युनिटी में, अगर वो पूरी कम्युनिटी अगर अवेयर होगी, एंड एज आई सेड इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। अगर आपके घर में वो अवेयरनेस है, आपके घर में 4 लोग हैं, चारों लोग अगर डिसाइड करते हैं कोई एक काम करने का, तो उसके सक्सेस के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अगर हम वेस्ट को देखें तो वेस्ट में ज़्यादा लोग फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, तो लेकिन इंडिया में बीमारियां वहाँ के मुकाबले ज़्यादा क्यों हो रही हैं? वहाँ के लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ये सच है, बट इंडियंस भी कोई पीछे नहीं है। हम सब लोग भी वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हमारा भी जो फूड चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। बहुत प्रोसेस्ड फूड है, और क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो हमें बीमारियां भी ज़्यादा दिखती हैं। और ये फैक्ट भी है कि यहाँ पर इंडिया में ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस यहाँ पर हैं। देन पीसीओडी, हर 3 में से एक लड़की को पीसीओडी है। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं बिकॉज हमारी फूड चॉइसेस की वजह से। अभी हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, 0.8 ग्राम होना चाहिए। इंडिया में मैक्सिमम लोग, मोर देन लाइक 60% 70% लोग ये मिनिमम लेवल को भी मीट नहीं कर पाते। 80% डेफिशिएंट, 80% लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं। और अगर मैं वैसे बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करूँ तो उनकी प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है इंडियंस के कंपैरेटिवली। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियंस प्रोटीन नहीं ले रहे तो वो कुछ नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे तो उसकी जगह पे जो ले रहे हैं वो और ख़राब चीज़ें हैं जो ले रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, रिफाइंड कार्ब्स का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से बीमारियां भी हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। हेल्थ इश्यूज़ को इस तरह से टैकल करने के लिए फिर क्या करना है? मतलब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक हेल्थ कोच हैं, तो क्या प्रोटीन हम ज़्यादा लें, फाइबर ज़्यादा इंटेक करें, कार्ब्स ज़्यादा लें, क्या करें? सबसे पहले वो जो भी हम हेल्थ बिहेवियर्स की बात कर रहे थे ना, अपने बिहेवियर को समझना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। सिर्फ एक चीज़ कह देना कि प्रोटीन ज़्यादा लो, उससे सॉल्व नहीं होगा। हमें हॉलिस्टिकली पूरे अपने एक्शंस को देखना है कि मेरा फिज़िकली एक्टिविटी मैं कुछ कर रही हूँ, मैं एक्टिव रह रही हूँ कि नहीं रह रही, मेरी स्लीप पूरी है या फिर नहीं है, मैं स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। उसके बाद ऑफ कोर्स सबसे पहले इनफैक्ट डाइट तो आता ही आता है। मेरी फूड चॉइसेस किस तरह की हैं, मैं जंक कितना ले रही हूँ या मैं कितना
कितना मेरे जितने भी मील्स होते हैं उसमें से कितने हैं जो प्रोसेस्ड हैं और कितने हैं जो क्लीन हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके ही हम इस ग्राफ को ठीक कर सकते हैं। मैम जब अभी ओबेसिटी को लेकर आपने बात करी है तो ना एक बहुत ज़्यादा मिथ भी बना हुआ है, लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा बियर का इंटेक करते हैं ना तो उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इज़ इट ट्रू? वो बियर बेली कहते हैं ना, बियर पीने से पहले। हाँ ऑफ कोर्स फैट बढ़ता है क्योंकि एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और ऊपर से जो बियर है वो ग्रेन्स और हॉप्स को फर्मेंट करके बनती है, विच इज़ लाइक ग्लूटन और कार्ब्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वेट तो बढ़ेगा ही, फैट बढ़ेगा रादर। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ हम नहीं डिस्कस करते, जो इग्नोर हो जाती है, वो है कि कोई भी जो अल्कोहल लेता है या बियर लेता है वो सिर्फ बियर तो नहीं लेता, उसके साथ जो स्नैकिंग करते हैं वो भी कोई हेल्दी स्नैकिंग नहीं होती है। यूजुअली लोग पीनट्स, चिप्स ये सब लेते हैं, तो हम रियलाइज़ भी नहीं करते, मगर सिर्फ 1-2 ड्रिंक्स और उसके साथ जो भी हम खा रहे हैं, ये इतना करने से ही हम 500, 600, 700 कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं, जो कि एक पूरे मील की कैलोरीज होती हैं। मतलब आपकी एक ड्रिंक और आपकी पूरी एक मील की कैलोरीज बढ़ जाती हैं, और वो भी नॉट गुड कैलोरीज, उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जस्ट कैलोरीज। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो इंटेक कर रहे हैं। और रेड वाइन के लिए क्या कहेंगे आप? रेड वाइन कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। रेड वाइन को बेनिफिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट अगेन हर चीज़ लिमिट में, मॉडरेशन में ही ठीक है। अगर उसको भी अगर कोई एक्सेसिवली ले रहा है तो वो नथिंग इज़ गुड। मार्केट में ग्रीन टी को लेकर के एक ऐसा बना हुआ है कि कुछ भी खा लो ये सब ठीक कर देगी, ग्रीन टी है तो मुमकिन है, आजकल लोग ये भी बोलते हैं। तो क्या ग्रीन टी वाकई में इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ है कि अगर हम कुछ भी खा लें, सपोज दैट पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, एक ग्रीन टी बेचारी सब कुछ ठीक कर देगी? आई विश ऐसा होता आई विश ऐसा होता, तो फिर कोई भी इंडिया में मोटा नहीं होता, क्योंकि ग्रीन टी तो अभी सभी पी रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा सच नहीं है। ग्रीन टी हेल्प करती है वेट लूज़ करने में, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कैफीन होता है, कैटेकिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं अगर कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है तो उसकी। हाउएवर सिर्फ ग्रीन टी कोई मैजिक वॉन्ड की तरह पतला नहीं कर सकती। उसके साथ आपकी डाइट, आपकी कैलोरीज, आपका फिजिकल एक्टिविटी, वो सब चीज़ें सही होंगी, और उसके साथ आप ग्रीन टी ले रहे होगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगी।